चलिए आज हम बात करेंगे, ठीक है, आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अगर कोई सिस्टम, कोई निकाय आवेशों से मिलकर बनाया जाए, ठीक है, तो उस निकाय की कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो अगर कोई निकाय बनता है तो एक आवेश से तो बना नहीं होगा, एक से अधिक आवेश से बनेगा। तो उसको बनाने में जो कार्य किया गया होगा वो कार्य ही उसकी स्थिति ऊर्जा हो जाती है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं डिफाइन करेंगे। हम इसको जब भी डिफाइन करेंगे आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा में, तो हम यही कहेंगे आवेशों को अनंत से, मान लीजिए अगर हमें घरे चूल्हा बनाए बा तो मिट्टी खेते में से लावे पड़ी कि ना लावे पड़ी, तो हम चूल्हा का निर्माण हुई। तो वैसे जब आवेश के निकाय का निर्माण हुई तो आवेश के कहीं कहीं से लाना पड़ेगा। तो उस आवेश को हम कहाँ से लाएंगे? अनंत से। ये नहीं फिक्स है कि हमको इतना दूर से लाना है, उतना दूर से लाना है। जब दूरी फिक्स होती है तो हम बताते हैं कि हमको मौरीपुर से लाना है, बरगदवा से लाना है, गोरखनाथ से लाना है। जब हमें दूरी नहीं फिक्स है तो हम क्या बोलेंगे? अनंत से। क्या बोलेंगे? अनंत से। यानी आवेशों को अनंत से उनके जो स्थान है वहां तक लाने में जितना कार्य होगा वो सभी कार्यों का जो योग होगा वही उस निकाय की क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा। जैसे कोई निकाय बनाया जा रहा है, एक सिस्टम बनाया जा रहा है, तो वो ये तो फिक्स है कि एक आवेश का कोई सिस्टम नहीं होता है, एक से अधिक आवेश होंगे। तो पहले किसी आवेश को अनंत से लाया, जहां तक उसको लाना है, जिस पॉइंट तक लाया, जो कार्य किया वो कार्य जोड़ लें। फिर दूसरे आवेश को अनंत से जिस बिंदु तक लाना उस बिंदु तक हमने लाया, फिर जो कार्य किया वो कार्य। इस ऐसे जितने भी आवेश अनंत से आप लाएंगे उनके उचित स्थान तक, तो जितना जितना आप कार्य करेंगे उस सभी कार्यों को क्या करिएगा? जोड़ेंगे। जितना कार्य होगा वही कुल कार्य उस निकाय की क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा। तो जब भी आपको डिफाइन करना हो कि आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो हम यही कहेंगे आवेशों को अनंत से उसके उचित स्थान तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? स्थितिज ऊर्जा। समझ में आ गई बात? जैसे हमने कोई वस्तु बरगदवा से उठाया, यहां तक लाया, तो जो कार्य हमने किया वो कार्य यहाँ जिस वस्तु को लाया उस वस्तु में किसके रूप में स्टोर हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। यानी कार्य ही स्थितिज ऊर्जा होती है, कार्य ही गतिज ऊर्जा होती है। समझ में आई बात? तो आगे आप देखिएगा कैसे कार्य की गणना हम कर रहे हैं, तो नोट कर लें, हेडिंग डाल लें, आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दिख रहा है? नहीं देख लेना। हाँ सही है। आवेशों से बने निकाय की क्या स्थिति ऊर्जा। ऊर्जा इंग्लिश क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, इसका इंग्लिश हो जाता है। नोट कर दें, तो लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गया। आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होती है? ठीक है, तो लिखेंगे आवेशों को, नोट कर लें, आवेशों को अनंत से
आवेशों को अनंत से उनके उचित स्थान तक लाने में किया गया कार्य उनसे बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। उनसे बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, यानी स्थितिज ऊर्जा अगर हमें निकाय का ज्ञात करना है तो हमें किसकी गणना करनी होगी? कार्य की। किसकी गणना? कार्य की। जितना अधिक कार्य होगा उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा उतना ज्यादा होगी। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा अगर आपको जानना है तो आपको कार्य की गणना करनी होगी। अब मान लीजिए कोई निकाय दो आवेशों से मिलकर बना है, उसमें कुल कितने आवेश हैं? दो आवेश। दो आवेशों से किसी निकाय को बनाया गया है, तो उस निकाय को बनाने में कुल कितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य की हम गणना कर लेंगे। वही कार्य उस निकाय की क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें अब देखिए पहला जो पढ़ेंगे हम वो ये है, दो आवेशों से बने निकाय की क्या? स्थितिज ऊर्जा। कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा निकाय है जो केवल दो आवेशों से मिलकर के बना है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? मान लीजिए, अब यहां देखिए डायग्राम को समझिएगा पूरा। मान लीजिए ये दो पॉइंट है। ठीक है, ये दो पॉइंट है। इस पॉइंट पर एक आवेश को अनंत से लाया जा रहा है। इस पॉइंट पर अनंत से लाया जा रहा है। किस आवेश को? Q1 आवेश को। ठीक, दूसरे पॉइंट पर एक दूसरे आवेश को लाया जा रहा है। कहां से? अनंत से। वो आवेश है Q2। ठीक, दोनों आवेश को अनंत से उनके उचित स्थान A और B तक लाया जा रहा है। ठीक है, और लाने में जो कार्य होगा वही कार्य इन दोनों आवेशों से जो निकाय बनेगा उस निकाय की क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा। तो अब हमें उस कार्य की गणना करनी होगी। ठीक है, तो ध्यान देना, पहला जो आवेश आएगा अनंत से, उसे लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि उसको लाने में जब हम इसको यहां तक लाएंगे तो कोई ऐसा बल नहीं लग रहा है जो उसको लाने का विरोध करे, क्योंकि जब विरोध करेगा तो हमें कार्य करना पड़ेगा। समझ आई बात? जैसे मान लो हम साइकिल आगे की तरफ चला रहे हैं, कोई चीज अगर हमें पीछे की तरफ खींच रही है तो हमें और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा आगे की तरफ। समझ आई बात? लेकिन अगर मान लो वही साइकिल किसी ढलान पर हो तो बिना बल लगाए आराम से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई विरोध नहीं करेगा, तो वहां पर आपको कोई कार्य करना नहीं पड़ता, आराम से जाते हैं मजे में। ठीक है, लेकिन जैसे ही आगे पुल आ गया तो पुल क्या करता है? आपका विरोध करता है, तो आप और तेज तेज पैडल दबाते हो, चढ़ जाए, तो कार्य आपको करना पड़ रहा। इसी तरह हवा चल रही है, साइकिल से आप आके देखिए, जब हवा मारती है तो लोग साइकिल पे खड़ा हो जाते हैं पैडल दाबने के। क्यों? क्योंकि हवा क्या करती है? विरोध करती है, और उसके विरोध में आपको कार्य करना पड़ता है। ठीक है ना? उसी तरह से जब ये पहला आवेश यहां पर लाएंगे ना, तो इसका कोई विरोध नहीं करेगा, इसलिए उसको लाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ये आवेश यहाँ आ जाएगा ना,
अब फिर दूसरे वाले आवेश को लाएंगे तब उसको लाने में कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाई यहाँ आ गया ना, अब ये विरोध करेगा। ठीक वही तरह से जैसे घरे शादी विवाह होला, खा के पत्तल फेंक देती हो, अब पहला कुकुर वहां आ गया, वो केहू से नहीं लड़ता है, चुपचाप इंजॉय करता है। लेकिन जैसे दूसरा कुकुर आता है ना, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। सही नहीं है? उस दूसरे वाले को लड़ना पड़ता है इससे, तब जाके खाने को मिलता है, उसको कार्य करना पड़ता है। सही नहीं है? ठीक उसी तरह से भाई जब पहला आएगा यहाँ में तो ये क्या करेगा, तुरंत अपना एरिया बना लेगा। जैसे वो कुकुर पहला समझ लेता है कि सारा पत्तल हमारा है, इस पर किसी दूसरे का हक नहीं है, दूसरा इंटर मारेगा तो उसको क्या करेगा, भगाएगा। लेकिन वो कहेगा नहीं हम खाएंगे, तो लड़ेगा, फिर दोनों आपस में सहमति जता के खाने लगेंगे। लेकिन कार्य करना पड़ा दूसरे को। तो उसी तरह से जब ये वाला आ जाएगा यहाँ, इसको लाने में तो कोई काम नहीं करना पड़ा, ये तो आराम से आया, कोई विरोध करने वाला था ही नहीं। लेकिन जब दूसरा का आएगा तो हाई वाला क्या करेगा, विरोध करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जब यहाँ आ जाएगा ना तो ये कहेगा ये पूरा क्षेत्र हमारा है। अब दूसरे के क्षेत्र में दूसर के हो जाए तो बवाल होगा, करे होगा कि नहीं होगा? तो ये अपना एरिया बना लेता है, और हाई जो पॉइंट है उसी के एरिया में आ जाता है। इसलिए जब दूसरा आवेश इस पॉइंट पे लाएंगे तो हाई वाला विरोध करता है। इसलिए दूसरे आवेश को लाने में हमें कार्य करना पड़ता है, पहले आवेश को लाने में हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ता। समझ में आया भैया? तो पहले आवेश का कार्य 0 है, केवल कार्य हुआ दूसरे आवेश का। तो पहले आवेश का कार्य धन दूसरे आवेश का कार्य जोड़ लेंगे, जितना कार्य होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? अब तो देखिए, माना कोई निकाय Q1 और Q2 कूलाम के दो आवेशों से मिलकर क्या है, बना है। मान लिया हमने कि कोई निकाय है जो केवल 2 आवेश से बना है, एक का मान Q1 कूलाम है, दूसरे का Q2 कूलाम, ठीक है, बना है। Q1 और Q2 को अनंत से उनके स्थान A और B तक क्या किया जा रहा, लाया जाता है। ठीक है, मान लिया कोई सिस्टम है जो 2 आवेश से बना है, Q1 कूलाम और Q2 कूलाम। तो जब उस सिस्टम को आप बनाए होंगे तो आवेश को लाए होंगे ना, और दोनों आवेश को कहां से लाए होंगे, अनंत से। कहां तक, A और B तक। तो Q1 कूलाम का आवेश पहले हमने लाया, तो उसको लाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। लिखेंगे Q1 कूलाम के आवेश को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य, W1 बराबर 0। ठीक है, पहला जो आवेश आया अनंत से, उसमें कोई कार्य करना, तो W1 क्या हो गया, 0। क्यों हो गया,
या लिख लेंगे, क्योंकि वहां कोई वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं था, क्योंकि वहां कोई वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं था। अगर वैद्युत क्षेत्र यहाँ होता ना तो उसका विरोध करता, बल लगाता, लेकिन यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं था, इसलिए उसका किसी ने विरोध नहीं किया, वो अपने आप आ गया। ठीक है, तो इसलिए कार्य क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आई बात। अब जब Q1 यहाँ आएगा तो ये अपना एरिया बनाएगा। जब एरिया बनाएगा तो ये Q1 क्या करेगा, अपने से जो ये दूरी है इसकी, ये दूरी ए और बी के बीच की जो दूरी है, ये आते ही इतनी दूरी पर ए से बी की जो दूरी है इसको हम लिख रहे हैं R12। ए से बी, यहाँ Q1 है, यहाँ पर आएगा तो Q2 आएगा। इस दूरी पर ये क्या करेगा, विभव उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, विभव उत्पन्न करेगा। तो लिखेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर क्या, विद्युत विभव, ये यहां पर विभव उत्पन्न करेगा। तो विभव कितना होगा, Q1 के कारण विभव हो जाएगा V1 बराबर, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण, ये आवेश यहाँ आ गया तो ये बिंदु आवेश हो गया, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव क्या होता है बताओगे, V इक्वल टू होता है K/R, यही होता है ना, r दूरी पर विभव। लेकिन यहाँ दूरी कितनी है, R12, तो बस ये R12 हो गया। ठीक है, और Q1 के कारण विभव थे, Q1 हो गया। ठीक, तो ये आवेश जब यहाँ आएगा तो ये अपने से R12 यानी B बिंदु पर इतना विभव उत्पन्न करेगा। अब Q2 को जब अनंत से B तक लाएंगे तो आपको कार्य करना, क्योंकि वहां पहले से ये वाला विभव उत्पन्न करके रखा हुआ है, ये वाला जो आ गया ना, तो इसके स्थान पर अपना विभव बना के बैठा हुआ है कि तुम अब आके दिखाओ। तो जब उसको लाओगे तो उसको कार्य करना पड़ेगा। तो लिखेंगे Q2 आवेश को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य। Q2 आवेश को जब अनंत से B तक लाएंगे तो कितना कार्य होगा उसको देखेंगे। तो W2 दिख रहा है ना, W2 बराबर कार्य बराबर क्या होता है, विभव गुणे आवेश। कल जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे तो आपको शायद याद होगा कि ये बराबर यही आया था, Q इंटू V आया था ना। तो ये Q इंटू V को हमने ये भी दिखाया था, देखो ये कार्य की क्या है, बराबर है, दिखाया था ना विभवांतर के पर फार्मूला से मैंने इसको सिद्ध भी किया था। देखो ये QV क्या है, कार्य है। तो यानी जब Q2 आवेश को अनंत से B तक लाएंगे तो कार्य कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो पहले से विभव है वो विभव V1 और जिस आवेश को आपने लाया Q2, इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा कार्य। ध्यान रखिएगा, विद्युतकी में कार्य का सूत्र, विद्युत में कार्य का सूत्र यही होता है, विभव गुणे आवेश, विभव गुणे आवेश, याद रखना। तो ये हो गया विभव गुणे आवेश। विभव वो जो पहले आवेश के द्वारा B पर उत्पन्न किया गया है, और आवेश वो जो अनंत से B तक लाया जाएगा। ठीक है, अब V1 का मान ये यहाँ पर रखेंगे। तो देखिएगा, जब V1 का मान आप यहाँ रखिएगा तो W2 बराबर हो जाएगा, V1 का मान ये है, हो जाएगा K/Q1 बाई R12 इंटू क्या Q2 हो गया। तो दूसरे आवेश को अनंत से B तक लाने में इतना कार्य हुआ, पहले आवेश को अनंत से A तक लाने में तो कुल कार्य कितना हुआ, दोनों आवेशों को
दोनों आवेशों को अनंत से उनके स्थान तक लाने में किया गया कुल कार्य कितना हुआ? तो W बराबर W1 प्लस, दोनों कार्य को जोड़ लें तो W1 कितना है 0, W2 क्या है K Q1 Q2 बाई ये हो गया। तो कुल कार्य कितना आया K Q1 Q2 बटा R1, इतना कार्य हुआ कुल, ये हो गया कुल कार्य। और ये कार्य ही क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा, यानी यही इसकी क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। चूंकि कार्य ही क्या है? स्थितिज ऊर्जा है या स्थिर ऊर्जा कहलाता है। समझ में आई बात? कार्य ही क्या है? स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, यानी यही W क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा K Q1 Q2 बाई R1, इतना हो गया। ठीक है, तो अगर कोई निकाय दो आवेशों से मिलकर बना है केवल, तो उसकी स्थिर ऊर्जा इतनी हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगी? दोनों आवेश को अनंत से उनके उचित स्थान तक आप लाएंगे, लाने में जो कुल कार्य होगा उस कुल कार्य की गणना करेंगे, उस कुल कार्य के बराबर स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। तो हमने दो आवेश ले लिया Q1 Q2, उनको अनंत से उनके स्थान A और B तक बारी बारी से लाया। पहला आवेश जब लाया तो हमें कोई कार्य करना, क्यों? क्योंकि वहां पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं था, तो पहले आवेश को अनंत से लाने में कार्य हो गया 0। लेकिन जब पहला आवेश यहाँ आ गया तो वो बिंदु B पर अपना विभव स्थापित कर लिया। कितना विभव? इतना। अब दूसरे आवेश को अनंत से B तक लाएंगे तो आपको कार्य करना कितना? उस बिंदु का विभव गुणे जिस आवेश को आपने लाया वो आवेश, दोनों V1 का मान रख देंगे तो दूसरे आवेश को लाने में कार्य की गणना हो जाएगी। कुल कार्य तो W1 और W2 को जोड़ेंगे, कार्य ही क्या है? स्थिति ऊर्जा है। समझ में आ गई बात? बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझने की वो है। ठीक है, समझ में आया ना? तो नोट कर लें। चलिए अब हम बात करेंगे तीन आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा। बस 2 की जगह 3 कर दो। देखो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो Q1 Q2 आवेश है ना, चलो इसको भी पूरा इरेज कर दो, इधर उधर मिटाने से अच्छा है पूरा साफ कर दो, बोर्ड एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए तो अच्छे से समझ में आएगा। ये अगला है दूसरा नंबर, इसमें 3 आवेशों से बने निकाय की स्थिर ऊर्जा निकालेंगे। प्रोसेस वही है जैसे 2 आवेशों का। इसमें क्या करेंगे? 3 आवेश लेंगे, तीनों को अनंत से बारी बारी से उनके उचित स्थान तक लाएंगे। इसमें भी वही होगा, जब पहला आवेश आएगा तो कोई कार्य नहीं होगा क्योंकि वहां पर पहले से कुछ है नहीं जो उसका विरोध करे, तो पहले आवेश के लाने में कोई कार्य नहीं। लेकिन जैसे दूसरा और तीसरा आवेश आएगा तो उसको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। ठीक वही तरह मैं जो समझाया कि जब पहला कुकुर आएगा कोई कार्य नहीं होगा, दूसरा आएगा तो उसको कार्य करना, पहले वाले से लड़ना पड़ेगा। अब 2 आ गए वहां पे, अब जब तीसरा आएगा तो तीसरा को इन दोनों से लड़ना पड़ेगा। अब वहां 2 हो गए ना, तो अब तीसरे को इन दोनों से लड़ना पड़ेगा, तो तीसरे वाले को और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। अब मान लो तीसरा आ गया तो चौथा अगर आए तो तीनों से लड़ना पड़ेगा, तो उसको और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। इसी तरह से ये प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अपने सिलेबस में केवल 3 आवेशों से बने निकाय की स्थिर ऊर्जा की बात है, मतलब 3 कुकुर की बात है। यहाँ पे एक देखो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट मान लो ये है, एक पॉइंट मान लो ये है, एक वो यहां तक आएगा, एक वो यहां आएगा, एक ही यहां तक आएगा। ठीक, बारी बारी से तीनों को लाते हैं,
फिर इनका करामात देखते हैं। मान लो ये आया यहाँ पर, एक यहाँ से चला यहाँ पर और एक ठो आ गया यहाँ पर। ये सब कहाँ से आ रहे हैं भाऊ? सब अनंत से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आया वो कौन आया? Q1। यहाँ पर जो आया वो Q2 और यहाँ पे जो आएगा वो Q3। ठीक है, यानी Q1 Q2 Q3 कूलाम से कोई निकाय बना हुआ है। ठीक है, और इन आवेशों को अनंत से A B C तक लाया जा रहा है। तो Q1 को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। यहाँ लिखेंगे, माना कोई निकाय Q1 Q2 और Q3 कूलाम के 3 आवेशों से बना है। ठीक है, जिसमें इन आवेशों को अनंत से बिंदु A B C तक लाया जाता है। समझ में आई बात? कोई सिस्टम, कोई निकाय है जो 3 आवेश से बना है, जिनके मान क्या है? Q1 Q2 Q3 कूलाम। ठीक है, तीनों आवेशों को जिनमें इन आवेशों को कहां से लाया जा रहा है? अनंत से। कहां तक? A B C तक। ठीक है, इनका स्थान A B C है, वहां तक इनको लाया जा रहा है। Q1 आवेश को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य। कितना कार्य होगा? W1 बराबर 0। कोई कार्य नहीं होगा। लिखो मत वो, पूरा ध्यान समझने पे लगाओ। लिखोगे तो बड़ी मार खाओगे। पहले समझ लोगे तो पेपर तक नहीं भूलोगे। और लिखने की आदत बनाओगे तो बस वही होगा, छापोगे और फिर पेपर तक छापते रह जाओगे और कुछ नहीं आएगा। पहले पूरा फोकस समझने पर, कैसे कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, समझ लोगे तो आप पेपर में एक बार उसको देखोगे, फर्दना सर जी की बात याद आएगी, तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर लिखोगे खाली, समझोगे नहीं, तो वो कबो नहीं कर पाओगे। हम आपको खुद लिखने का टाइम दे रहे हैं, लिखिए। आप जब पढ़ा रहे हैं तो पूरा यहाँ समझिए, फोकस करिए। ठीक है, तो Q1 आवेश को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य कितना है? क्यों है 0? कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। यहाँ लिख देंगे क्यों नहीं कार्य करना पड़ा। यहाँ लिख देंगे क्योंकि वहां कोई वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, इसलिए किया गया कार्य क्या हो गया? 0। अब देखिए कमाल, यहीं से शुरू हो रहा। जैसे यहाँ आएगा तो अपने अगल बगल दूरियों पर विभव बनाना शुरू कर देगा। पहला विभव ये यहाँ बना दिया इस दूरी पर। ये दूरी कितनी हो गई? R1 1 से 2 तक। ये दूसरा विभव यहाँ बना दिया कितनी दूरी पर? R1 3। दोनों बिंदुओं पर इसके द्वारा उत्पन्न विभव निकाल लेंगे। दो जगह दो बिंदु हैं, तो यहाँ पर कितना विभव उत्पन्न करेगा, यहाँ पर कितना विभव उत्पन्न करेगा। क्या दोनों विभव सेम होंगे? नहीं। कारण
दोनों दूरियां अलग अलग हैं, आवेश तो वही है लेकिन दूरियां क्या हैं, तो विभव क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए दोनों पे विभव हम अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, Q1 द्वारा बिंदु B पर उत्पन्न क्या, विभव, तो विभव कितना होगा, V1 बराबर K Q1 बाई R12, यही होता ना विभव का फॉर्मूला। यहां पर जब ये आ जाएगा ना तो ये अपने से R12 दूरी पर यानी ये बिंदु B पर इतना विभव उत्पन्न करेगा। इसी तरह से Q1 द्वारा बिंदु C पर उत्पन्न क्या, C पर भी तो विभव उत्पन्न करेगा, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, K, देखो V1 इसको हम डैश कर दे रहे हैं और इसको हम डबल डैश कर दे रहे हैं, देखना क्यों किया हमने, ये चीज समझो। देखिए Q1 अकेले दो बिंदुओं पर विभव उत्पन्न कर रहा है, तो जो B है वहां पर जो विभव उत्पन्न कर रहा है Q1 वो तो V1 हो गया, C पर जो विभव उत्पन्न करेगा वो भी V1 हो गया, लेकिन दोनों विभव बराबर नहीं है, इसलिए पहले वाले को हमने डैश कर दिया, दूसरे वाले को डबल डैश कर दिया ताकि पता रहे दोनों विभव अलग है। ठीक है, क्या हो जाएगा, Q1 R13, ये हो गया। ठीक, अब देखना दूसरे आवेश को अनंत से कहां लाएंगे, B पर, तो लिखेंगे Q2 आवेश, Q2 को अनंत से कहां तक, B तक लाने में किया गया कार्य, कार्य कितना हो जाएगा, W2 बराबर क्या होता कार्य का सूत्र, विभव गुणे आवेश, यही होता ना, तो B पर विभव कितना है, ये वाला V1 डैश, देखो B पर विभव यही है ना, इनटू आवेश जो लाया गया वो कौन सा आवेश है, Q2, तो आवेश हमने लिख दिया Q2, अब नहीं दिख रहा होगा, चलिए अब यहां देखिए दिख रहा होगा। अब V1 डैश का मान ये यहां पे रखेंगे तो W2 क्या आ जाएगा, V1 डैश यानी ये मान K Q1 बाई R1 इंटू Q2। ठीक है, समझ आ गया ना, तो ये हो गया दूसरे आवेश को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य। अब ध्यान देना, जब Q2 यहाँ आ जाएगा तो यो तो विभव बनाएगा, वो भी तो आवेश है, ये भी विभव बनाएगा, तो ये जो विभव बनाएगा वो C पर कितना बनाएगा, इसके द्वारा C पर कितना विभव बनेगा, तो दूरी कितना हो गई R2 3, 2 से 3 की ओर, ये कितना विभव बनाएगा उसकी भी गणना कर लें, तो लिखेंगे Q2 द्वारा C पर क्या उत्पन्न विभव, तो V2 बराबर K Q2 बाई R2, ये हो जाएगा, क्योंकि Q2 विभव उत्पन्न कर रहा है ना C पे, तो आवेश की जगह Q2 रहेगा और दूरी क्या है R2 3, तो R2 3 हो गया। अब C पर कुल विभव कितना हो गया, C पर कुल विभव, C पर कुल विभव की गणना पहले कर लो, तो C पर Q1 भी विभव उत्पन्न किया है, C पर Q2 भी विभव उत्पन्न किया है, दोनों विभव को क्या करेंगे, तो मान लो वो विभव है V, दोनों को जोड़ेंगे तो Q1 के द्वारा C पर जो विभव उत्पन्न हुआ है वो ये है, देखो लिखा है ना Q1 द्वारा C पर विभव, तो ये विभव है V1 डबल प्लस, और Q2 द्वारा C पर उत्पन्न विभव ये है यानी V2। ठीक, दोनों के मान को रख दीजिए, देख लेना दिख रहा है ना, V1 डैश V1 डबल डैश ये है यानी K Q1 बाई R1 प्लस V2 ये है K Q2 बाई R2 3,
दोनों में कॉमन हो गया क्या के, तो V बराबर हो गया के ब्रैकेट में Q1/R1 प्लस Q2/R2, ये हो गया C पर कुल विभव। ठीक है, अब C पर किस आवेश को लाना है? Q3 को। तो लिखेंगे Q3 को अनंत से C तक लाने में किया गया कार्य, यानी W3 बराबर, तो C का विभव गुणे C पर लाया गया आवेश, ये होगा ना। तो C का कुल विभव है ये के Q1/R1 प्लस R2, बाहर क्या रहेगा? ठीक है, Q3 का अंदर क्या करो? गुणा कर दो, तो W3 है, W2 लिख दिया, हाँ फिर लिख दिया, W3 बराबर के गुणा करोगे तो जाएगा Q1 Q3 बटे R13 प्लस Q2 Q3 बटे R2। समझ में आ गया ना? हमने Q3 का इसमें और इसमें क्या किया, तो W3 निकल गया, यानी पहले आवेश को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य ये है, दूसरे आवेश को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य ये है, तीसरे आवेश को अनंत से उसके पॉइंट C तक लाने में किया गया कार्य ये है। तीनों कार्य निकल गया, तो कुल कार्य कितना हुआ? तीनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, जो कुल कार्य आएगा वही तीनों आवेशों से बने निकाय की क्या हो जाएगा? स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये नोट कर लें, फिर कुल कार्य की गणना कर रहे हैं, नोट करिए। चलिए देखिए, अब कुल कार्य की गणना कर लें, यहां पर यहां देखिए कुल कार्य की गणना कर लेते हैं। ठीक है, कुल कार्य, कुल कार्य कितना हुआ? तो W1 प्लस W2 प्लस W3, यही ना। W1 कितना है? 0 है ना, 0 है, प्लस W2 ये है कि Q1 Q2 अपान R1 प्लस W3 ये है कि Q1 Q3 बटा R13 प्लस के Q2 Q3 बटा R23, ये हो गया। सभी कार्यों को हमने जोड़ लिया ये, तो देखो सब में के है, के बाहर कर दिया, Q1 Q2 बटा R12 प्लस Q1 Q3 बटा R1 प्लस Q3 बटा, ये हो गया कुल कार्य। और कार्य ही क्या कहलाता है? स्थिर ऊर्जा। यहाँ लिख देंगे, चूंकि किया गया कुल कार्य, कुल ही क्या कहलाएगा? स्थिति ऊर्जा कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? U, W की जगह क्या लिख देंगे? बाकी सब वही रहेगा, तो U के इक्वल टू के, देख लेना, दिख रहा है ना? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये जो W है ना, ये जो W है इसके जगह क्या हो जाएगा? U, क्योंकि कुल कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है और स्थिर ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, तो W की जगह U हो जाएगा, बाकी सब यही चीज यहाँ लिख देंगे, Q1 Q2 बाई R1 प्लस Q1 Q3, ठीक है, बटा R13 प्लस Q2 Q3 बटा R2, ये हो गया तीन आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए, फिर कल मिलेंगे इसी टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।